आज हमारे पास है Vivo Y200e एंड Oppo F25 Pro। दोनों ही फोन्स मार्केट में अभी अभी आए हैं और इन दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन एक बेटर डील होने वाला है ये आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, पर उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वही आपका 2.5D डिजाइन है, बॉक्सी सा लुक दोनों में ही देखने के लिए मिलता है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में, वो आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है किसका डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, वो चीजें सेम आती है। अगर थिकनेस की बात करूं तो वीवो की आपकी 7.79 mm की थिकनेस है, जबकि ओप्पो की 7.5 mm की थिकनेस है। वेट में वीवो का वेट आता है 186 ग्राम, जबकि ओप्पो का आता है 177 ग्राम। तो ओप्पो काफी लाइट वेटेड है ओप्पो का फोन, और मतलब कि फील भी होता है वो जब होल्ड करोगे तो काफी लाइट वेटेड भी है और काफी थिकनेस भी काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी वीवो का जो ब्लैक कलर है इसका वेट इतना है, जिसका ऑरेंज है लेदर टेक्सचर के साथ उसका वेट थोड़ा और ज्यादा आता है। वो 191 ग्राम का उसका वेट है, 191, और उसकी थिकनेस है आपकी 7.99 mm की। बाकी ओप्पो में आपको एक ब्लू कलर है हमारे पास, ये ओशन ब्लू, इसमें एक लावा रेड और आता है जो कि ग्लोइंग डिजाइन के साथ है, ओप्पो ग्लोइंग डिजाइन के साथ। तो दोनों ही कलर्स अच्छे लगते हैं, इसके भी दोनों काफी अच्छे लगते हैं। बाकी डिजाइन आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है कि आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली दोनों का ही डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी वीवो का ये डिजाइन आपका IP54 रेटिंग के साथ आता है, और जो ओप्पो का डिजाइन है ये IP65 रेटिंग के साथ आता है। तो ओप्पो को ये थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है कि अगर आपका फोन बारिश में या थोड़ा बहुत अगर भीग भी जाए तो हल्का फुल्का तो झेल सकता है आपका ओप्पो वीवो से ज्यादा बेटर। बाकी दोनों फोन्स में आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से अगर होता दोनों में तो अच्छी बात होती, पर दोनों में नहीं आता है। और दोनों की अगर मैं सिम कार्ड ट्रे की बात करूं तो वीवो में आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो में भी आपको सेम एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल रही है, तो दोनों में ही हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे आती है। बाकी दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों को काफी ज्यादा प्रॉपर्ली वर्क करता है, मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं दोनों में फील हुई। दोनों का काफी अच्छा टच रिस्पॉन्स भी है और दोनों काफी फटाफट से अनलॉक भी हो जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का बहुत अच्छा है। तो अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो वीवो में मिलती है आपको 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले, और ओप्पो में मिलती है आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले। दोनों में ही FHD+ डिस्प्ले है, और दोनों में ही अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो दोनों में ही 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वीवो में आपको पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स की मिलती है, जबकि ओप्पो में 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। बाकी प्रोटेक्शन वीवो ने मेंशन नहीं है इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है, जबकि ओप्पो ने बोला है कि इसमें पांडा ग्लास का आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों डिस्प्ले को मैं थोड़ा और कंपेयर करूँ ना तो दोनों में ही आपको एक चीज जो जिसमें अच्छी मिलती है वो मिलती है ओप्पो में कि आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। साथ में आपको एक 10 बिट डिस्प्ले मिलती है, मतलब कि आप 1.07 बिलियन कलर्स हैं इस फोन में। ओप्पो में आपका F25 Pro में तो ये एक एडवांटेज मिल जाती है। तो एक HDR10+ का भी सपोर्ट है, ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोनों फोन्स में आपको एक चीज मिल जाती है, दोनों में ही आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप HD कंटेंट नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम दोनों में देख सकते हो इजीली। बाकी दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्मूथली एक्सपीरियंस आपका दोनों में रहने वाला है। दोनों के टच स्वाइप्स काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे, और मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशन में दोनों में 120 हर्ट्ज का प्रॉपर्ली वर्क करता है। और 120 हर्ट्ज को आप ऑटो पे भी रख सकते हो कि स्विच होता रहे 90 120 अपने हिसाब से 60, या आप इसे 120 पे भी रख सकते हो डायरेक्ट, तो दोनों में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो 120 हर्ट्ज से स्मूथनेस से टच स्वाइप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे। बाकी दोनों फोन्स की अगर मैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों में ही काफी अच्छी डिटेल्स आ जाती है। अगर दोनों के एमोलेड डिस्प्ले है तो एमोलेड डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक पंची कलर्स, वो सब आपका एक्सपीरियंस दोनों फोन्स के साथ रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका दोनों का काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगर एक डिस्प्ले चूज करनी हो तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है ओप्पो में कि आपका HDR10+ का भी सर्टिफाइड है, और साथ में जो 10 बिट डिस्प्ले है उसमें कलर्स थोड़े ज्यादा बेटर आते हैं। जो विंग एंगल्स हैं वो मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगे ओप्पो में। साथ में अगर आप YouTube में वीडियोस वॉच कर सकते हो तो ओप्पो में आप 4K तक कर सकते हो, तो 4K में आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि वीवो में आपको सिर्फ 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है। तो एक एडवांटेज मिल जाती है ओप्पो की डिस्प्ले के साथ कि आप HDR कंटेंट 4K में भी वॉच कर सकते हो, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाकी आउटडोर की बात करूं तो दोनों में मतलब कि एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों ब्राइटर भी है, पर कहीं ना कहीं एक चूज करनी हो तो 19-20 का फर्क है। थोड़ा आउटडोर में आपको वीवो थोड़ा ज्यादा अच्छा विजिबल होगा, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस है थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, इतना भी ज्यादा नहीं है। पर अगर ओवरऑल में एक डिस्प्ले चूज करनी हो तो मेरे हिसाब से आपका ओप्पो में ये एडवांटेज मिलती है कि काफी अच्छे कलर्स भी आ जाते हैं, साथ में
HDR का भी सपोर्ट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इस डिस्प्ले में ओवरऑल सब कुछ मिल जाता है। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी जो कि है कि आपके जो बेजल्स है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं आपको। ओप्पो में नीचे की तरफ आप चिन देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, जबकि वीवो की उसकी कंपैरिजन में थोड़ी मोटी दिखती है। और साइड के बेजल भी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी आपका ओप्पो का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो नो डाउट एक डिस्प्ले चूज करनी हो तो मेरे हिसाब से ओप्पो F25 प्रो की डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है। अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करते हैं तो वीवो में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 6128 एंड 8128, जबकि ओप्पो में भी आपको दो ही वेरिएंट आते हैं, आपका 8128 एंड 8256GB। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिलती है। वीवो में आपको UFS 2.2 मिलता है, जबकि ओप्पो में UFS 3.1 मिलता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाती है ओप्पो के साथ में दोनों की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, पर अगर वीवो की बात करते हैं तो उसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 आता है, जो कि आपका 4nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। जबकि ओप्पो की बात करूं तो उसमें MediaTek Dimensity 7050 आता है, जो कि अगेन एक 5G चिपसेट है और 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। तो इसमें 4 Gen 2 है, इसमें Dimensity 7050 है। तो दोनों का कंपेयर करोगे, वैसे मैं अगर ऑन पेपर भी कंपेयर करूं तो थोड़ा ओप्पो का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है 4 Gen 2 से। बाकी अगर मैं दोनों का अंतुतु स्कोर सबसे पहले रन करता हूं, वीवो का स्कोर 4,40,000 के आसपास निकल के आ जाता है, जबकि ओप्पो का स्कोर 5,88,000 के आसपास निकल के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा ज्यादा बेटर निकल जाता है ओप्पो का। साथ में अगर दोनों का मैं डे टू डे यूज की बात करूं, दोनों में ऐप ओपनिंग की बात करूं, तो उसमें भी आपका देखने को मिलता है कि थोड़ा ज्यादा आपको फास्ट जो फील होगा वो ओप्पो होगा। जल्दी आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो आपका ओप्पो में थोड़ा पहले हो जाती है, तो एक एडवांटेज मिल जाती है। साथ में अगर मैं एडिटिंग की बात करूं, काइनमास्टर में आपको एडिटिंग करनी है तो आप जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना, वो वीवो में कर सकते हो 720p तक, मतलब HD तक ही अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जबकि ओप्पो में एडवांटेज मिलती है कि आप 1440p तक कर सकते हो, मतलब QHD तक इसमें कर सकते हो। तो उसमें एक थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है कि 1440p तक अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर पाओगे आप ओप्पो में। साथ में अगर दोनों फोन्स की मैं डे टू डे यूज की बात करूं तो डे टू यूज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों में ही, मतलब इतना भी खास डिफरेंस फील नहीं होगा। पर आपको थोड़ा हैवी यूज करोगे तो वो डिफरेंस मिल जाता है आपको। जैसे गेमिंग करोगे, BGMI की बात करूं तो वीवो में आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। ज़ायरो की बात करूं तो डिसेंट सा वर्क करता है और काफ़ी देर खेला हमने तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गेम प्ले काफ़ी अच्छा था इसका, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। आपका वीवो Y200E में अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो इसका जो गेम प्ले था आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो 60 FPS का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी स्मूथ था। जायरो इसका भी काफ़ी डिसेंटली वर्क करता है, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, पर तभी भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और गेमिंग एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं आपका वीवो से ज़्यादा बेटर था। तो अगर आपको गेमिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, इन दोनों फोन में से एक फ़ोन लेना है तो उसके लिए आपका ओप्पो ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेटर है, गेमिंग अच्छी कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन की अगर थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करूँ तो थ्रॉटलिंग में दोनों में ग्रीन ग्राफ है एकदम, ऐसा कोई थ्रॉटलिंग जैसा इशू मुझे फील नहीं हुआ। अगर दोनों की मैं गिप्स की बात करूँ तो जो आपका एवरेज स्कोर निकल के आता है आपका वीवो का वो 1,83,000 के आसपास निकलता है, जबकि ओप्पो का 2,17,000 के आसपास निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं वही परफॉर्मेंस का डिफरेंस आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से अगर आपको एक फोन चूज करना है परफॉर्मेंस के लिए तो वो आपका ओप्पो F25 प्रो होने वाला है, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस फोन में। अब दोनों ही फोन्स की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको दोनों में ही मिलता है कि डुअल मोड 5G का सपोर्ट। साथ में आपको वीवो में 8 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि ओप्पो में 9 5G बैंड्स मिलते हैं। तो बैंड को लेके दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हमने जियो एयरटेल यूज करा तो दोनों में काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है और आपका नेटवर्क भी ऐसे स्विच नहीं करते, काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है। बाकी दोनों में अगर मैं ब्लूटूथ की बात करूं तो वीवो का आपका ब्लूटूथ 5.0 आता है, जबकि ओप्पो का ब्लूटूथ 5.2 आता है। साथ में आपको वीवो में वाईफाई 4 मिलता है, जबकि ओप्पो में वाईफाई 6 मिलता है। तो इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो एडवांटेज मिल जाती है। बाकी दोनों में NFC तो नहीं आता है और दोनों में FM रेडियो भी नहीं आता है। तो नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ओप्पो थोड़ा बेटर है कि ये आपका ब्लूटूथ वर्जन भी अच्छा है, वाईफाई भी आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है। तो अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट मिलता है, मतलब दोनों ही फोन्स में आप अपने कैमरे को मैन्युअली एक्सेस कर सकते हो। बाकी अब दोनों फोन्स के रियर कैमरे की बात करूं तो पहले वीवो की बात कर लेते हैं। तो 50 MP का मेन कैमरा आता है, 2 MP का डेप्थ आता है, साथ में एक जो तीसरा कैमरा है इनका फ्लिकर सेंसर है। तो मतलब कि मेन कैमरा आपका 50 MP का है जो मेन काम करेगा आपका। ओप्पो की बात करूं तो 64 MP का मेन कैमरा आता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो। बाकी वीवो में आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस को मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि ओप्पो में आपको 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है स्टेबल के लिए, दोनों में OIS नहीं आता है। बाकी दोनों ही फोन्स के अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं
तो आपका Vivo में 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Oppo में 32 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। और Vivo में आप फ्रंट से भी 1080p 30 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि Oppo में आप 4K 30 fps से ही फ्रंट में रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस। तो Oppo में एडवांटेज मिल जाती है कि फ्रंट बैक दोनों में ही 4K 30 fps का सपोर्ट है। अब दोनों ही फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर आपका Oppo में आते हैं और ज्यादा आई प्लीजिंग फोटोज भी आपको Oppo में ही देखने को मिलती है। इवन डिटेल्स भी बेटर आती है। एक आपका 50 MP का कैमरा है Vivo में, Oppo में 64 का है, तो वो डिफरेंस मिल जाता है, ज्यादा बेटर डिटेल्स जो है वो आपका Oppo में आती है। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं, ज्यादा प्रॉपर एड डिटेक्शन आपका Oppo कर पाता है, जबकि Vivo में मुझे काफी दिक्कत लगी कि एड डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे Oppo के साथ कि काफी अच्छी फोटोज निकाल लेता है, एड डिटेक्शन काफी अच्छा हो जाता है और फोटो ना ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है पोर्ट्रेट शॉट में भी Oppo की। और एक प्लस पॉइंट और आ जाता है कि 2x पोर्ट्रेट में भी फोटोज ले सकते हो Oppo में, तो कुछ इस तरीके की फोटो आ जाती है। दोनों फोटोज हमने Oppo से लिया है और ये दोनों भी, तो काफी ज्यादा अच्छी फोटोज निकल जाती है 2x में भी। नाइट मोड की बात करूं तो दोनों में नाइट मोड काफी अच्छे से वर्क करता है। थोड़ी ज्यादा ब्राइटर फोटो की बात करूं तो वो आपको Vivo में जरूर मिल जाती है, पर ज्यादा बेटर डिटेल्स की बात करूं तो वो अगेन आपको Oppo में देखने को मिलती है। मतलब फोटो तो इतनी ब्राइटर नहीं है, पर ज्यादा नॉइज आपको कम देखने के लिए मिलती है Oppo में Vivo के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही फोटोज में से आपकी चॉइस होने वाली है। अगर ज्यादा ब्राइटर चाहिए तो Vivo, अगर नॉइज थोड़ी कम चाहिए तो Oppo। फ्रंट की बात करूं, दोनों ही फोन्स में काफी अच्छी फोटोज आ जाती है फ्रंट से, पर कहीं ना कहीं एक फोन चूज करना हो तो Oppo में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। 32 MP का जो सेल्फी कैमरा वो ज्यादा बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है Vivo के कंपैरिजन में। और पोर्ट्रेट शॉट में भी आप देखोगे कि ज्यादा प्रॉपर एड डिटेक्शन आपका Oppo में है। तो मुझे रियर की तरफ फ्रंट भी ज्यादा बेटर लगा Oppo का। अगर फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं तो Vivo 1080p 30 fps पे मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है, Oppo 4K 30 fps पे मैक्सिमम रिकॉर्ड करता है। तो वो डिफरेंस आ जाता है। जो 4K का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है, डिटेल्स भी ज्यादा बेटर लगती है, एक्सपोजर को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो Oppo थोड़ा बेटर लगता है। अगर दोनों के रियर की बात करूं वीडियोस की तो अगेन 1080p 30 fps मैक्सिमम है आपका Vivo का, Oppo का 4K 30 fps है, तो वो स्टेबल भी लगती है वीडियो और ज्यादा बेटर डिटेल्स भी आती है। तो वीडियोस भी ज्यादा अच्छी लग रही है Oppo की। अब दोनों ही फोन की ऑडियो सुन लेते हैं, किस फोन की ऑडियो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले Vivo की ऑडियो सुन लेते हैं। अब Oppo की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे फील हुआ, आपका Vivo में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं और Oppo में सिंगल स्पीकर है। तो कहीं ना कहीं वो जो लाउडनेस है वो Vivo की थोड़ी ज़्यादा बेटर है, साथ में बेस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो ऑडियो के लिए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बेटर लगा। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, पर 19-20 का फर्क जरूर है, जिसमें 20 आपका Vivo Y200e है। तो ऑडियो मुझे Vivo की बेटर लगी। अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं। तो दोनों में 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, दोनों में सेम 5000 mAh बैटरी है। जो चार्जिंग स्पीड है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है। Vivo में आपको 44 वाट की एक फ्लैश चार्जिंग मिलती है, जबकि Oppo में आपको 67 वाट की एक सुपर वूक चार्जिंग मिलती है। तो मेरे हिसाब से जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको कहीं ना कहीं Oppo की ज्यादा बेटर मिलती है। Oppo आपके फोन को 40 to 45 मिनट में 0 to 100 कर सकता है। अगर Vivo को कंपेयर करूं तो Vivo कम से कम 55 मिनट या 1 घंटे तक ले लेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चार्जिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि बैटरी तो दोनों की सेम है और मैंने यूज की भी बात करी तो दोनों की बैटरी लगभग सेम ही चलती है। तो इसमें आपका Oppo एडवांटेज लेता है कि 67 वाट का जो चार्जर है वो फटाफट से आपके फोन को चार्ज कर देगा। अब दोनों ही फोन्स की OS की बात कर लेते हैं। Vivo में आपको FunTouch OS 14 मिलता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है। Oppo की बात करूं तो Color OS 14 मिलता है जो कि सेम Android 14 पे बेस्ड है। बाकी दोनों ने ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है कि कितने OS अपग्रेड मिलने वाला है, पर Oppo Vivo आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 आपको OS अपग्रेड दे ही देते हैं। तो इन दोनों में भी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोनों फोन्स की अगर मैं OS की और बात करूं, दोनों में अच्छे ऑप्शन आते हैं कस्टमाइज करने के लिए। Vivo में आपका डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन आता है और Oppo में आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन आता है, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर आपका चार्जिंग एनिमेशन, तो ये सब चीजें आपको दोनों में कस्टमाइज करने के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो Oppo में मुझे एक फीचर काफी अच्छा लगा जो कि है इनका स्मार्ट इमेज मैटिंग, जिसकी वजह से मतलब कोई भी फोटो है आपकी, आप अपने जो आप खड़े हो या कोई बंदा भी खड़ा है तो आप उस पर प्रेस करोगे, वैसे ही आपका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो सारा। तो फोटो में अगर आप दिख रहे हो तो बैकग्राउंड बिल्कुल हटा सकते हो, उसे अलग से सेव भी कर सकते हो, या फिर आप स्नैपचैट या इंस्टाग्राम में जाके कुछ बैकग्राउंड अलग लगा सकते हो अपनी फोटो के पीछे। तो एक एडवांटेज मिल जाती है और काफी प्रॉपरली करता है यार एडिट। मतलब कि अगर आप ऐसा देखोगे
कि बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि अच्छे से मतलब कि रिमूव नहीं कर पाता, काफ़ी प्रॉपरली रिमूव करता है और जो एड डिडक्शन है इसका काफ़ी प्रॉपर है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस फीचर के साथ। अगर वीवो की बात करूं तो इसमें मुझे जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो मुझे लगता नहीं है कि इसमें डायरेक्टली ऐप शेयर नहीं कर सकते, जबकि ओप्पो में डायरेक्टली ऐप शेयर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो एक एडवांटेज लगती है मुझे, जिन भी फोन में आप डायरेक्टली ऐप शेयर कर सकते हो बाहर से एक क्लिक मार के, तो वो मुझे सही लगता है। बाकी दोनों में ही ब्लॉटवेयर है ठीक ठाक, और दोनों में आपको ये हॉट गेम, हॉट ऐप, ये गर्मा गर्म गेम ऐप दोनों में ही मिल जाते हैं, जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। उनके ऊपर प्रेस करोगे और सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें अंदर जाके इनको डिसेबल कर दोगे सबको, तो इनमें कर सकते हो आप डिसेबल, तो करना होगा तो कर लेना। बाकी दोनों में ब्लॉटवेयर है काफ़ी ज़्यादा, जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्लीन ओएस वाला फील तो दोनों ही फोन के साथ नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर मुझे ज़्यादा और अच्छे ऑप्शंस जो देखने के लिए मिलते हैं वो ओप्पो में मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको कस्टमाइज करने के लिए भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी एक चीज़ की हमने बात पीछे नहीं की, वो है हैप्टिक्स। तो मेरे ख्याल से हैप्टिक्स की बात कर लेता हूँ। तो हैप्टिक्स का ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं है, वही आपके 10-15 हज़ार वाले जो हैप्टिक्स हैं वही इन फोन्स में मिलते हैं। तो ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस हैप्टिक्स का दोनों ही फोन्स के साथ नहीं रहा मेरा। और ओएस में बोलूँ तो मुझे पर्सनली कलर ओएस ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसलिए ओप्पो की तरफ जा रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीवो का फन टच ओएस ज़्यादा इजी टू यूज लगता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। ऐसी कोई मतलब इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वो आपके यूजर्स की बात है कि आपको कौन ज़्यादा इजी टू यूज लगता है, किसमें अच्छे फीचर आपको लगते हैं जो है, तो वो मुझे आपका Oppo F25 Pro में लगता है। तो फाइनली आपको इन दोनों ही फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, सबसे पहले जो जरूरी है वो है प्राइसिंग। तो अगर वीवो की बात करूं तो उसका 8128 आता है 20,999 मतलब 21,000 रुपए का, और Oppo का जो 8128 है वो 23,999 मतलब कि 24,000 रुपए का आता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है प्राइसिंग का वो 3,000 रुपए का है। तो 3,000 रुपए बढ़ा के आपको Oppo लेना चाहिए या वीवो ही सही है। तो मेरे हिसाब से 3,000 रुपए में आपको काफी चीजें मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको एक 10 बिट डिस्प्ले मिल रही है, साथ में परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिल रही है, कैमरा ज्यादा बेटर मिल रहा है, चार्जिंग स्पीड ज्यादा बेटर मिल रही है। तो मेरे हिसाब से 3,000 रुपए में आपको काफी ज्यादा चीजें मिलने वाली है, और IP65 सर्टिफाइड है ये फोन, तो काफी अच्छी चीजें मिलने वाली है आपको Oppo F25 Pro में 3,000 रुपए के डिफरेंस में। साथ में आपको एक चीज अच्छी मिलती है कि इसमें आपका लिंक बूस्ट भी है, मतलब कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में कि जहाँ नेटवर्क थोड़े कम है तो उसमें जो एंटीनाज हैं वो थोड़े ज्यादा है, 10 एंटीनाज लगे हैं, तो आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी आपकी ज्यादा बेटर होने वाली है Oppo F25 Pro के साथ। बाकी अगर आपकी जो बजट है वो 20 तक का ही है, 20 तक ही कोई फोन लेना है तो Vivo Y200 आप ले सकते हो, क्योंकि 20,000 रुपए में इसका 6128 वेरिएंट आता है, और साथ में आपका एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, डबल स्टूडियो स्पीकर है, तो काफी अच्छी चीजें आपको Vivo में भी देखने के लिए मिल जाएगी। और कैमरा भी डिसेंट है इसका, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, मतलब कि डिसेंट कैमरा है, अच्छा कैमरा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अगर बजट वाला कोई इशू नहीं है तो Oppo ले सकते हो, अगर कम में लेना है तो Vivo भी बुरी डील नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।